नमस्कार दोस्तों, हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं अखिलेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग रीतिकाल में रीतिबद्ध कवि को देख रहे थे। रीतिबद्ध कवि में केशवदास को देख लिया है, चिंतामणि को देख लिया, भिखारी दास को देख लिया। जो कवि अभी बचे हुए हैं, आइए हम उनको देखते हैं। आज के हमारे कवि हैं पद्माकर। आज हम सबसे पहले पद्माकर को देखेंगे और रीतिबद्ध कवि में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज की क्लास 9वीं क्लास है, इसके पहले 8 क्लास हो चुकी है। तो बिना देर किए आइए हेडिंग डाल लीजिए पद्माकर। हिंदी साहित्य का चौथा चरण हम लोग देख रहे हैं। तीसरा चरण देख रहे हैं रीतकाल, और रीतकाल में सबसे पहले क्या देख रहे हैं? रीतिबद्ध कवि देख रहे हैं। इसके अलावा अभी 2 भाग बाकी है, जिसमें रीत सिद्ध कवि है और रीत मुक्त कवि है। तो सबसे पहले रीतिबद्ध को देखा जा रहा है और रीतकाल की ये 9वीं क्लास है। ठीक दोस्तों, इसके पहले की क्लास YouTube चैनल पर पड़ी हुई है। जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो जाकर के देख लेंगे, जिन दोस्तों ने नहीं देखा वो भी जाकर के देख लेंगे, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल पर लाइक बटन प्रेस कर देंगे। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए पद्माकर। पद्माकर बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि है। जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1753 ईस्वी सागर मध्य प्रदेश। 1753 ईस्वी सागर मध्य प्रदेश। जन्म 1753 ईस्वी सागर मध्य प्रदेश। कुछ विद्वान ब्रैकेट में लिख ली, कुछ विद्वान बांदा उत्तर प्रदेश भी मानते हैं। कुछ विद्वान बांदा उत्तर प्रदेश भी मानते हैं। लेकिन सर्वमान्य मत क्या है? सर्वमान्य मत यही, ये क्या है? सर्वमान्य। जन्म 1753 ईस्वी सागर मध्य प्रदेश, यही सर्वमान्य है। कुछ विद्वान बांदा उत्तर प्रदेश भी मानते हैं, ये सर्वमान्य नहीं है। अगर आपसे ये ना आए, सागर मध्य प्रदेश ना आए और बांदा उत्तर प्रदेश आए, तो आप बांदा उत्तर प्रदेश कर दीजिएगा। लेकिन अगर दोनों आता है तो आपको क्या करना है? सागर मध्य प्रदेश ही करना है। जन्म 1753 ईस्वी। निधन की बात करें तो इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ था। निधन की बात करें तो 1833 ईस्वी। ठीक, आश्रयदाता राजा कौन कौन थे इनके? इनके कई राजा थे जिनके आश्रय में ये रहे। आश्रयदाता राजा, ये सागर नरेश, रघुनाथ राव अप्पा के आश्रय में रहे। सागर नरेश, रघुनाथ राव अप्पा, रघुनाथ राव अप्पा। दतिया नरेश महाराजा दीक्षित, दतिया नरेश महाराजा दीक्षित के आश्रय में भी रहे। इसके अलावा जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहे। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहे।
और उदयपुर नरेश भीम सिंह। उदयपुर नरेश भीम सिंह के आश्रय में रही। और ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहे। ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया। इतने लोगों के आश्रय में पद्माकर रहे हैं। सागर नरेश, वहां के राजा कौन थे? रघुनाथ राव दीक्षित। दतिया नरेश महाराजा दीक्षित। जयपुर नरेश जगत सिंह। उदयपुर नरेश भीम सिंह। ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया। इसके अलावा इनकी आइए रचनाएं देखते हैं कि रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाएं कौन कौन सी हैं आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हिम्मत बहादुर बिरुदावली। हिम्मत बहादुर हिम्मत बहादुर बहादुर बिरुदावली। ये पहली रचना है। दूसरी रचना क्या है? पद्माभरण। हिम्मत बहादुर बिरुदावली। बहादुर बिरुदावली। दूसरी है पद्माभरण। पद्माभरण ये रचना पूछी गई थी आपके हरियाणा टेट में कि ये किससे संबंधित है। ये अलंकार से संबंधित है या रस से संबंधित है, ये पूछी गई थी। पद्माभरण किससे संबंधित है। ठीक। तीसरी रचना लिखिए जगत विनोद। जगत विनोद। चौथी रचना प्रबोध प्रचासा। प्रबोध पचासा। पांचवी रचना है इनकी गंगा लहरी। गंगा लहरी। और छठवीं रचना है इनकी राम रसायन। राम रसायन। ये हो गई इनकी रचनाएं। हम देख रहे हैं पद्माकर के बारे में। जन्म 1753 ईस्वी, सागर मध्य प्रदेश। कुछ विद्वान बांदा उत्तर प्रदेश भी मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य क्या है? सर्वमान्य यही है कि इनका जन्म 1753 ईस्वी सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन 1835 ईस्वी। आश्रयदाता राजा कौन कौन थे इनके? सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पय। दतिया नरेश महाराजा दीक्षित। जयपुर नरेश जगत सिंह। उदयपुर नरेश भीम सिंह। ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया। रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं?
हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्मा भरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, ये इनकी रचनाएं। आइए देखते हैं एक एक रचनाओं के बारे में। सबसे पहले हिम्मत बहादुर बिरदावली। हिम्मत बहादुर बिरदावली, इसके बारे में लिखिए। अनूप गिरी या हिम्मत बहादुर की प्रशंसा में रचित, अनूप गिरी या हिम्मत बहादुर की प्रशंसा में रचित बेर रस की फड़कती रचना है। बेर रस की फड़कती रचना है। ये तो हो गया किसके बारे में, हिम्मत बहादुर बिरदावली। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बेर रस की फड़कती रचना कौन सी है, तो कौन सी है, हिम्मत बहादुर बिरदावली। आप लोग लिख लीजिए। इस पेज को एक बार हम दोहरा देते हैं, उसके बाद फिर और आगे देखा जाए। हम देख रहे हैं पद्माकर को। जन्म कब हुआ, 1753 ईस्वी, सागर मध्य प्रदेश। कुछ विद्वान बांदा उत्तर प्रदेश भी मानते हैं। और सर्वमान्य मत क्या है, 1753 ईस्वी, सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, यही सर्वमान्य। निधन 1833 ईस्वी। आश्रयदाता राजा कौन है, सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पय, दतिया नरेश महाराजा दीक्षित, जयपुर नरेश जगत सिंह, उदयपुर नरेश भीम सिंह, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया। रचनाएं कौन कौन सी है, हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्मा भरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन। तो सबसे पहले हमने किसको देखा है, हिम्मत बहादुर बिरदावली। हिम्मत बहादुर बिरदावली क्या है, अनूप गिरी या हिम्मत बहादुर की प्रशंसा में रचित बेर रस की फड़कती हुई रचना है। ठीक, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं दूसरी रचना, इनकी पद्मा भरण। पद्मा भरण के बारे में आपको इतना ही जानना है कि ये अलंकार संबंधित रचना है या अलंकार ग्रंथ है। बस आप इतना जान लीजिए, बहुत है। हेडिंग डाल लीजिए पद्मा भरण। पद्मा भरण, इसमें लिख लीजिए अलंकार ग्रंथ। और ये आप याद रखिएगा, अलंकार से संबंधित है, ये अलंकार ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ। उसके बाद अगली रचना है जगत विनोद। जगत विनोद, पद्माकर की अगली रचना क्या है, जगत विनोद। जयपुर के शासक जगत सिंह के आश्रय में रहकर रचित, जयपुर के शासक जगत सिंह के आश्रय में रहकर, जगत सिंह के आश्रय में रहकर रचित। अगर थोड़ा सा और इसमें डीप देखा जाए तो इसमें कितने छंद हैं, 731 छंद हैं।
छंद बराबर छंद बराबर 731। यह रीति ग्रंथ है। यह रीति ग्रंथ है। इसमें 6 अध्याय हैं। इसमें 6 अध्याय हैं। इसमें 6 अध्याय हैं जिन्हें प्रकरण कहा गया है। जिन्हें प्रकरण कहा गया है। यह रीति ग्रंथ है। इसमें 6 अध्याय हैं जिन्हें प्रकरण कहा गया है। नायिका भेद व नवरसों की विवेचना। नायिका भेद व नवरसों की विवेचना। जयपुर नरेश जगत सिंह की प्रशंसा भी। जयपुर नरेश जगत सिंह की प्रशंसा भी। ये हो गया जगत विनोद के बारे में। जगत विनोद में क्या है? जयपुर के शासक जगत सिंह के आश्रय में रहकर रचित छंद कितने हैं? 731। यह रीति ग्रंथ है। इसमें 6 अध्याय हैं जिन्हें प्रकरण कहा गया है। नायिका भेद व नवरसों की विवेचना। जयपुर नरेश जगत सिंह की प्रशंसा भी है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए आगे देखते हैं। प्रबोध 50। प्रबोध 50। प्रबोध 50 भक्ति नीति ज्ञान। भक्ति नीति ज्ञान एवं वैराग्य से संबंधित रचना है। एवं वैराग्य से संबंधित रचना है। गंगा लहरी। अगली रचना क्या है? गंगा लहरी। गंगा लहरी में क्या है? गंगा की स्तुति। गंगा की स्तुति। इसके अलावा राम रसायन। राम रसायन वाल्मीकि रामायण के आधार पर वाल्मीकि रामायण के आधार पर वाल्मीकि रामायण के आधार पर दोहा चौपाई शैली में दोहा चौपाई शैली में
राम कथा का चित्रण, राम कथा का चित्रण। वाल्मीकि रामायण के आधार पर दोहा चौपाई शैली में राम कथा का चित्रण, ये किसमें है? राम रसायन में। ये हो गया पद्माकर के रचनाओं के बारे में। अब आइए देखते हैं आलोचकों के मत। हेडिंग डाल लीजिए, आलोचकों के मत। क्या है? पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल। कथन नंबर 2, आचार्यत्व के साथ श्रेष्ठ कवि के रूप में आचार्यत्व के साथ श्रेष्ठ कवि के रूप में पद्माकर की ख्याति रीतकालीन कवियों में अलग ही दिखाई देती है। और ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। आचार्यत्व के साथ श्रेष्ठ कवि के रूप में पद्माकर की ख्याति रीतकालीन कवियों में अलग ही दिखाई देती है। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह। लिख लीजिए इतना। उसके बाद आगे कथन देखा जाए। एक बार इसको दोहरा ले। पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है। जगत विनोद जयपुर के शासक जगत सिंह के आश्रय में रहकर रचित छंद 731। यह रीति ग्रंथ है। इसमें 6 अध्याय है जिन्हें प्रकरण कहा गया है। नायिका भेद व नवरसों की विवेचना, जयपुर नरेश जगत सिंह की प्रशंसा भी है। प्रबोध 50 क्या है? भक्ति नीति ज्ञान एवं वैराग्य से संबंधित रचना है। गंगा लहरी गंगा की स्तुति है। राम रसायन वाल्मीकि रामायण के आधार पर दोहा चौपाई शैली में रामकथा का चित्रण है। आलोचकों के मत को हम देख रहे हैं। तो पद्मावत लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आचार्यत्व के साथ श्रेष्ठ कवि के रूप में पद्माकर की ख्याति रीतकालीन कवियों में अलग ही दिखाई देती है। ये कथन किसका है?
डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो आइए देखते हैं और कथन क्या है इनके बारे में। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में कथन नंबर 3 लिखिए। रीत काल के प्रतिनिधि कवियों में रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर को छोड़कर और किसी कवि में रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती हुई भाषा सरल भाव व्यंजना नहीं मिलती। और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती हुई भाषा सरल भाव व्यंजना नहीं मिलती। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। इसके अलावा इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है। अगला कथन, इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है। जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता, भाषा की ऐसी अनेक रूपता, भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है। गोस्वामी तुलसीदास
में दिखाई देती है। दिखाई देती है। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है। ये कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला कथन लिखिए। मतिराम के रसराज के समान। कथन नंबर 5। मतिराम के रसराज के समान पद्माकर का जगत विनोद के समान पद्माकर का जगत विनोद पद्माकर का जगत विनोद काव्य रस को और काव्य रस को और अभ्यासियों दोनों का कंठार रहा है। और अभ्यासियों दोनों का कंठ हार रहा है। मतिराम के रसराज के समान पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठ हार रहा है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल। भाषा की सब शक्तियों पर भाषा की सब शक्तियों पर इस कवि का अधिकार इस कवि का अधिकार भाषा की सब शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है। और ये कथन किसका है? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल। अब आप लोग लिख लीजिए। देखिए इस पेज को एक बार फिर देखते हैं। रीत काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम की सी चलती हुई भाषा सरल भाव व्यंजना नहीं मिलती। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है। ये कथन भी किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। मतिराम के रसराज के समाज पद्माकर का जगत विनोद काव्य रस को और अभ्यासियों दोनों का कंठ हार रहा है। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। भाषा की सब शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। ये कथन भी किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले कवि कौन है? रसलीन।
रसलीन के बारे में भी देख लिया जाए। हेडिंग डाल लीजिए रसलीन। रीतिबद्ध के अगले कवि हैं। समय 1699 से 1750 ईस्वी। समय की बात करें तो 1699 से 1750 ईस्वी। जन्मस्थल या जन्मस्थान बिलग्राम हरदोई। जन्मस्थान कहाँ है? बिलग्राम हरदोई। मूल नाम सैयद गुलाम नबी। मूल नाम सैयद गुलाम नबी, ये इनका मूल नाम। इनकी दो रचनाएं हैं, एक अंग दर्पण और दूसरा रस प्रबोध। तो एक एक रचना को लिखेंगे और उसके बारे में भी नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए अंग दर्पण। अंग दर्पण ये इनकी रचना है। हेडिंग डाल लीजिएगा रचनाएं, नहीं तो आप लोग बहुत मासूम हो। रचनाएं, पहली रचना क्या है? अंग दर्पण। समय क्या है इसका? 1737 ईस्वी। समय की बात करें तो 1737 ईस्वी। और बहुत इंपॉर्टेंट है रसलीन, रीतिबद्ध कवि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान ये भी रखते हैं। नक्सिक वर्ण से संबंधित रचना है। नक्सिक वर्णन से संबंधित रचना है। कौन सी? अंग दर्पण। अंग दर्पण किससे संबंधित है? नक्सिक वर्ण से संबंधित रचना है। उपमा व उत्प्रेक्षा। उपमा व उत्प्रेक्षा अलंकारों उपमा व उत्प्रेक्षा अलंकारों का चमत्कारपूर्ण वर्णन का चमत्कारपूर्ण वर्णन। कुल 180 दोहे हैं। कुल 180 दोहे हैं। इस रचना में रसलीन ने कहा है कि इस रचना में रसलीन ने कहा है कि इस रचना में रसलीन ने कहा है कि ब्रज भाषा सीखन रुचि।
ब्रजभाषा सीखन रच। सीखन रच। हम देख रहे हैं रसलीन को। समय क्या है? 1699 से 1750 ईस्वी। जन्म स्थान बिलग्राम हरदोई। मूल नाम सैयद गुलाम नबी। रचनाएं क्या है? अंग दर्पण। अंग दर्पण का समय क्या है? 1737 ईस्वी। नक्सिक वर्ण से संबंधित रचना है। उपमा व उत्प्रेक्षा अलंकारों का चमत्कारपूर्ण वर्णन मिलता है इसमें। कुल छंद 180 दोहे। कुल दोहे कितने हैं? 180। इस रचना में रसलीन ने कहा है कि ब्रज भाषा सीखन रुचि, मतलब मैंने इस रचना इसलिए की है, इसकी रचना इसलिए की है कि मैं ब्रज भाषा सीखने के लिए इसकी रचना की है। ब्रज भाषा सीखन रच, मैंने इसकी रचना ब्रज भाषा सीखने के लिए की है। आइए इसमें और थोड़ा सा कुछ बातें हैं, लिख लेते हैं हम लोग। इस रचना की प्रशंसा करते हुए इस रचना की प्रशंसा इस रचना की प्रशंसा करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि क्या लिखा है? रीतिकाल में नक्सिक वर्ण से संबंधित रीतिकाल में नक्सिक वर्णन से संबंधित जितनी भी रचनाएं लिखी गई, जितनी भी रचनाएं लिखी गई उसमें से अंग दर्पण उसमें से अंग दर्पण मौलिकता की दृष्टि से सबसे उल्लेखनीय रचना है। इस रचना की प्रशंसा करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि रीतिकाल में नक्सिक वर्ण से संबंधित जितनी भी रचनाएं लिखी गई उसमें से अंग दर्पण मौलिकता की दृष्टि से सबसे उल्लेखनीय रचना है। अब आइए देखते हैं रस प्रबोध के बारे में। अगली रचना कौन सी है इनकी? रस प्रबोध। और समय क्या है? 1742 ईस्वी। तो आप लोग लिख लीजिए रस प्रबोध, और समय क्या है? 1742 ईस्वी। 1742
42 ईस्वी। नौ रसों की विवेचना है। नौ रसों की विवेचना। इसके अलावा और क्या है इसमें? उक्त वैचित्र, उक्ति वैचित्र एवं चमत्कार प्रदर्शन, एवं चमत्कार प्रदर्शन। नौ रसों की विवेचना, उक्ति वैचित्र एवं चमत्कार प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया गया है। पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसमें 1155 लोहे, इसमें 1155 दोहे हैं। इसके बारे में कथन है, लिख लीजिए। इनका यश चलो अगले पेज पर करवाएंगे, आप लोग इतना लिख लीजिए रचना के बारे में और हम इस पेज को दोहरा लें। हम किसके बारे में देख रहे हैं? हम देख रहे हैं रसलीन के बारे में। समय क्या है? 1699 ईस्वी से 1750 ईस्वी। जन्म स्थान की बात की जाए तो कहाँ है? दिलग्राम, हरदोई। मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। रचना कौन कौन सी है कि अंग दर्पण और रस प्रबोध, दो रचनाएं मिलती हैं। पहली रचना अंग दर्पण कब है? 1737 ईस्वी में। नक्सिक वर्ण से संबंधित रचना है। उपमा व उत्प्रेक्षा अलंकारों का चमत्कार को वर्णन इसमें देखने को मिलता है। किसमें? अंग दर्पण में। कुल 180 दोहे हैं। इस रचना में रसलीन ने कहा है ब्रज भाषा सीखन रुचि। ये रचना मैं ब्रज भाषा सीखने के रुचि पर कर रहा हूं। इस रचना की प्रशंसा करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि रीत काल में नक्सिक वर्ण से संबंधित जितनी भी रचनाएं लिखी गई उसमें से अंग दर्पण मौलिकता की दृष्टि से सबसे उल्लेखनीय रचना है। उसके बाद दूसरी रचना क्या है इनकी? रस प्रबोध। रस प्रबोध नौ रसों की विवेचना की गई, उक्त वैचित्र एवं चमत्कार प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया गया है। और कितने दोहे हैं? 1155 दोहे हैं। तो आप लोगों ने लिख लिया है। आइए देखते हैं इनके बारे में एक कथन और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति क्या है। कथन हम लोग देख रहे थे। कथन क्या है? सॉरी दोस्तों, कथन इनका यश रस विवेचन के कारण नहीं, रस विवेचन के कारण नहीं, बल्कि मनोहर सूक्तियों, बल्कि मनोहर सूक्तियों एवं
एवं चित्ताकर्षक चित्त आकर्षक को मिलाकर बना है चित्ताकर्षक। भाव योजनाओं के कारण, भाव योजनाओं के कारण है, के कारण है। इनका यश रस विवेचन के कारण नहीं बल्कि मनोहर सूक्तियों एवं चित्ताकर्षक भाव योजनाओं के कारण है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए देखते हैं इनकी पंक्ति, इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है। अमी हलाहल मद भरे, हलाहल मद भरे, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, श्वेत श्याम रत्नार। जियत मरत झुक परत, जियत मरत झुक परत, जियत मरत झुक परत। जय चितवत एक बार, जय चितवत एक बार। पंक्ति क्या है? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक परत जय चितवत एक बार। ये अच्छे सैनिक, थोड़ा सा छूट गया तो लिख लीजिए आप विशेष तत्व, विशेष तत्व। इसमें लिख लीजिए ये अच्छे सैनिक, रसलीन के बारे में लिख रहे हैं। ये अच्छे सैनिक सुयोग संगीतज्ञ, सुयोग संगीतज्ञ, सुयोग संगीतज्ञ एवं तीर अंदाज भी थे, एवं तीरंदाज भी थे। ये राम चैतन्य के युद्ध में मारे गए। ये राम चैतन्य के युद्ध में मारे गए थे। बस इतना ही देखना था रसलीन के बारे में। आइए इस पेज को दोहरा लेते हैं। कथन क्या है? इनका यश रस विवेचन के कारण नहीं बल्कि मनोहर सूक्तियों एवं चिंताकर्षक भाव योजनाओं के कारण है। ये कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक परत जय चितवत एक बार। विशेष तथ्य छूट गया था।
ये अच्छे सैनिक, सुयोग संगीतज्ञ एवं तीरंदाज भी थे। ये राम चेतौनी के युद्ध में मारे गए थे। तो यहाँ पर रसलीन समाप्त होते हैं दोस्तों, और आज की क्लास भी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। देखो, क्लास चलते समय कुछ अवरोधन आ भी जाते हैं, तो आप उसको नजरअंदाज कर दीजिए, उस पर विशेष ध्यान मत दीजिए। जो हमको करना है हम उस पर ध्यान दें। सब कुछ बोर्ड पर लिखा रहता है, आप अच्छे से देख सकते हैं। मेरी आवाज भी आप तक आसानी से पहुंचती रहती है। तो कहीं पर गाड़ी जा रही है, कहीं पर हॉर्न बज रहा है, कहीं पर डीजे बज रहा है, कहीं पर गाना बज रहा है, ये समस्याएं तो लगी ही रहेंगी दोस्तों। आप एग्जाम हॉल में बैठे भी रहोगे, रोड किनारे आपका अगर एग्जाम सेंटर पड़ गया तो आप क्या करोगे? आपके बगल से डीजे जा रहा है, गाड़ी जा रही है, ट्रक जा रही है, तो अपना ध्यान एकाग्र करके बैठो। ये सारी समस्याएं आती रहेंगी, आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।